नमस्कार, स्वागत है आपका सेट नंबर 1095। सारा सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलेगा। जो भी 85 क्वेश्चन तक का आपके पास यहाँ पर कंटेंट रहेगा उत्तराखंड जीएस हिंदी का, और थोड़ा शॉर्ट में रहेगी क्योंकि थोड़ा सा बीच में एक छुट्टी हो गई थी तो सबको ऑफलाइन वालों को भी एक क्लासेस नहीं हो पाई थी। तो जो भी मेन चीज़ें होंगी उसको यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा ऑप्शन से ज़्यादा बाहर नहीं जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर पहला था कि स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मनोज। मनोज की अगर हम बात करेंगे तो मनः प्लस जा से ये बना हुआ भाई मनोज हो जाएगा, विसर्ग संधि वाला। धातु की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये हो जाएगा धातु प्लस इक, ठीक है। ऊ के बाद भिन्नस्वर आने पर देखो वा बन रहा, तो इसमें संधि हो जाएगी भाई कौन सी? यण संधि। ऐसे धावक की अगर हम बात करेंगे तो धाव आओ बनता किसमें? अयादि में, है ना। लेकिन इसका नियम क्या? धौ, यहाँ मात्रा है तो यहाँ 2 मात्राएं हो जाएंगी, ठीक है। फिर आ जाएगा अक, धौ प्लस अक, तो क्या हो जाएगा? धावक, यानी अयादि संधि यहाँ पर आपको मिल जाएगी। फोर्थ है नरेश, तो ये आपके पास नर प्लस ईस हो जाएगा। अब आ के बाद ये आने पर एक ही मात्रा, तो इसमें क्या हो जाएगा? गुण संधि, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 आपसे देखो, गुण हो चाहे अयादि हो चाहे यण हो, वो आपके पास किसके अंतर्गत है? सभी के सभी स्वर संधि के अंतर्गत हैं। बस मनोज यहाँ पर आपका अलग से विसर्ग संधि का उदाहरण मिल जाता है। सेकेंड, कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? तो भाई इसमें से ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ससुराल। इसका जो शब्द मिलता है तत्सम ससुरालय, इस तरीके से हो जाएगा। कहीं पे ससुराल भी शब्द मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ससुर का ससुर मिलता है, ठीक है ना। गोपालक शब्द आए चाहे गोपाल आए, दोनों एक ही चीज़ है। इनका तद्भव आपके पास ग्वाल या ग्वाला शब्द आपको मिल जाएगा। परीक्षा शब्द है तो परीक्षा का परख मिल जाएगा। हो सकता है कहीं पर आपको परीक्षा शब्द भी मिले। वैसे तो अक्षा का परिवर्तन खा में होता है, लेकिन हो सकता है कभी चा छा में भी आपको मिल जाए, ठीक है। साधु शब्द पहले तो इसकी वर्तनी ध्यान रखना, छोटा ऊ हो गया, और साधु का यहाँ पर साहू शब्द हो जाएगा तद्भव रूप में। हमने कई सारी चीज़ें देखी हैं, जैसे श्रृंग का सींग हो जाएगा, श्रृंगाल का सियार हो जाएगा, ऐसे श्रृंगार का सिंगार शब्द आ जाएगा, ठीक है। साथ साथ में हमारे पास श्रृंखला आता है, उसका सांखल मिल जाता है। थर्ड है मूलता विशेषण के भेद। मूलता कहें कुछ कहें, विशेषण के तो 4 भेद मिल जाएंगे, सभी को पता है ना। गुणवाचक हो जाएगा, संख्यावाचक हो जाएगा, परिमाणवाचक हो जाएगा और सार्वनामिक हो जाता है, ठीक है ना। तो बस बेसिक रूप से हैं 4, ये चीज़ याद होनी चाहिए भाई, है ना। पता चल रहा कि मतलब घर वालों को, गांव वालों को सबको उम्मीद है कि हाँ जी फलाना जो है नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है, यहाँ विशेषण के भेद ही गड़बड़ हो जा रहे हैं। तो बेसिक सी चीज़ें, इनका एक चार्ट बना के रखो, संज्ञा के भेद, सर्वनाम, विशेषण, कारक वगैरह ये सारी चीज़ें, तो तब जाके ही फायदा हो पाएगा, ठीक है। फोर्थ है वैयक्तिक पत्र के उदाहरण है। वैयक्तिक पत्र, वैयक्तिक का मतलब है कि व्यक्तिगत शैली के पत्र या व्यक्तिगत रूप से लिखे जाने वाले पत्र। यहाँ पर निमंत्रण पत्र और बधाई पत्र आ जाता है। परिपत्र, ज्ञापन, सरकारी वगैरह में सब आपने देखा हुआ। परिपत्र होता है जो पत्र, जो सरकारी पत्र अनेक प्रेषितियों को भेजा जाए। एक पत्र जब अनेक लोगों को भेजा जाए तो उसको परिपत्र कहा जाता है, उसी को सर्कुलर कहा जाता है, या उसको गस्ती पत्र भी कहा जाता है। ज्ञापन की बात करेंगे तो ज्ञापन क्या मिलता है? अंतः विभागीय, अंतः या अंतर विभागीय मिल जाएगा, या फिर आपके पास अंतर कार्यालयी। कार्यालयों के बीच में और विभागों के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए ज्ञापन लिखा जाता है। ज्ञापन को स्मृति पत्र, जो मेमोरेंडम शब्द आता है वो भी इसके लिए प्रयोग होता है। बाकी तो ये आपका कार्य आदेश वगैरह से संबंधित मिल जाएंगे, शिकायती पत्र वगैरह जो भी कुछ चीज़ें हो जाएंगी। फिफ्थ है सोहन का चचेरा भाई मोहन जोर जोर से हंस रहा है, वाक्य में उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उद्देश्य होता क्या है, ठीक है। वाक्य के 2 अंग सभी लोगों ने पढ़े, उद्देश्य हो जाएगा और विधेय हो जाएगा। अब उद्देश्य विधेय हमारे पास आते हैं, तो उद्देश्य हो जाएगा जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, और विधेय हो जा रहा है जो कुछ उसके बारे में कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर उद्देश्य और विधेय के साथ साथ उनका विस्तार भी इस वाक्य में है, तो हमारे पास एक सबसे आसान तरीका ये है कि जो भी वाक्य आपको दिया हुआ है उसमें से छोटा सा छोटे वाक्य बनाओ। तो जब मैं बाकी हटाने वाली चीज़ों को जो हट सकते हैं उनको हटाऊँ अगर, तो यहाँ पर मेरे पास केवल बच जाएगा कि मोहन हंस रहा है। क्या वाक्य हो जाएगा? सबसे छोटा जो अर्थ देगा, मोहन हंस रहा है। किसके बारे में बात हो रही? मोहन के बारे में। तो जिसके बारे में बात होती है वो क्या हो जाएगा? उद्देश्य। आंसर यहाँ पर मिल गया ऑप्शन नंबर 1। जो कुछ उसके बारे में बात हो रही है भाई वो क्या मिल जाएगा? विधेय हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर और भी हिस्सा है कि जो मोहन है वो मोहन का परिचय दिया हुआ कि भाई कौन मोहन, उस मोहन के बारे में ये जानकारी दे रखी है, और मोहन क्या है? उद्देश्य।
तो ये उसकी जानकारी, इसलिए इस हिस्से को क्या कहा जाएगा, उद्देश्य का विस्तार इसको कहा जाता है। वहीं हंस रहा है विधेय है, लेकिन हंस कैसे रहा है, जोर जोर से, ये हंसने की विशेषता है, हंसना विधेय है, तो ये हो जाएगा विधेय का विस्तार। समझ लो। तो छोटा सा छोटा वाक्य बनाने की कोशिश करना, उसके बाद जो अतिरिक्त जानकारियां होंगी वो विस्तार का काम करेंगी। उद्देश्य के बारे में जानकारी होगी तो उद्देश्य का विस्तार, और विधेय के बारे में जानकारी होगी तो विधेय का विस्तार। एक चीज़ बहुत दिक्कत यहाँ पर करती है, बहुत सारे लोग गड़बड़ करते रहते हैं इस चीज़ को, कि माना आपके पास कोई वाक्य मैं कहूँ कि देहरादून सुंदर नगर है, मैंने कहा कि देहरादून सुंदर नगर है, मैं पूछूँ इसमें विशेष्य, मतलब इसमें उद्देश्य क्या है। अब बहुत सारों का जवाब आता है कि नगर, वो आप विशेष्य ढूंढ रहे हो। अब विशेष्य तब होगा जब विशेषता की बात की जा रही होगी, विशेषण चीज़ों को पढ़ा जा रहा होगा, लेकिन यहाँ पर किसको पढ़ रहे हैं, वाक्य के अंग पढ़ रहे हैं ना, उद्देश्य और विधेय। तो जब उद्देश्य और विधेय को यहाँ पर पढ़ा जा रहा है तो फिर तो थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा। तब बात की जा रही है देहरादून की। हाँ, अगर विशेष्य पूछा जाए तो स्वच्छ कौन है, मतलब सुंदर कौन है, देहरादून नहीं, सॉरी, सुंदर कौन है, नगर, तो तब वो विशेष्य हो जाएगा नगर, लेकिन उद्देश्य वही होगा जिसके बारे में बात की जा रही है, किसके, देहरादून के बारे में, है ना। तो थोड़ा सा इन दोनों का, अब होता कुछ नहीं है, बस थोड़ा टॉपिक का ध्यान रखना कि भाई वो तो बहुत अलग टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है। सड़क पर कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, ये चाहिए रटा रटा के तो मैं परेशान हो गया यहाँ पर। इच्छावाचक, अभी भी कुछ लोगों ने इसको निषेध किया है। भाई निषेध हो चाहे कोई भी हो, यहाँ पर प्रधानता है इच्छा की। अगर मैं कहूँ, देखो निषेध कैसा होगा, मैं कहूँ कि सड़क पर कूड़ा नहीं है, कह दिया मैंने सीधे सीधे, या मैं कहूँ हम सड़क पर कूड़ा नहीं फेंकते, अपने बारे में नकारात्मक निषेधवाचक वाक्य बोलना निषेध में, उसी में से नहीं हटा दोगे वो विधान भी हो जाएगा। संकेत तो यदि तो अगर तो आ जाएगा आज्ञा। अगर मैं कहूँ सड़क पर कूड़ा मत फेंको, सड़क पर कूड़ा मत फेंको, ये आज्ञा है, निषेध आज्ञा, ये भी निषेध नहीं है, निषेधवाचक आज्ञा है। आज्ञा में क्या होता है, किसी व्यक्ति को कार्य करने या न करने का, तो जो न करने वाली चीज़ है वो यही है, मत वाला चीज़, ठीक है। तो ध्यान रखना इन चीज़ों को। आगे चलते हैं 7th पे कि प्रारूपण शब्द का पर्याय तो सभी के सभी हैं भाई, और बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने लायक तो है ही नहीं। कि प्रारूपण कहा जाता है आलेखन को, जो आपके पास क्या होता है, जो पत्र का कच्चा प्रारूप होता है उसको प्रारूपण कहा जाता है। मसौदा लेखन पेपर में मसौदा नाम से ये आ चुका है, अंग्रेजी में इसको ड्राफ्टिंग कहा जाता है। संधि स्वरों के उपभेद कौन कौन से हैं, देखो जो संधि स्वर हैं उनको दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर में बांटा गया है। हमारे ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। देखो हमारे पास आता है जो संधि स्वर है ना, 7 संधि स्वर है, आ, ई, उ, ए, ऐ और ओ, औ, ये मिल जाएंगे संधि स्वर। इन संधि स्वरों में जो पहले के 3 हैं इनको दीर्घ स्वर कहा गया है, और लास्ट के जो 4 हैं इनको कहा गया है क्या, संयुक्त स्वर इनको कहा गया है। समझ रहे हो। तो ध्यान रखना, ये संयुक्त व्यंजन तो सीधे दिमाग में आ जाते हैं, लेकिन संयुक्त स्वर गड़बड़ कर देंगे, ये ध्यान रखना विशेष रूप से। अरे मरुभूमि में कहीं धान उगता है, मरुभूमि में देखो तो पहले तो ये भी स्थान है, कहीं स्थान की बात की जा रही तो स्थानवाचक सीधे सीधे। 4 भेद क्रिया विशेषण के सभी को पता है, समय यानी कालवाचक हो जाएगा, स्थानवाचक रीति और प्रश्न की जगह पर आ जाएगा परिमाणवाचक। लगातार 2 पेपर में इनके बारे में जिक्र हो चुका है, ठीक है। जिससे समय काल में ज़्यादातर प्रतिदिन आ जाएगा, दिन भर आ जाएगा, दिन रात आ जाएगा, अभी अभी आ जाएगा, कभी कभी आ जाएगा, वो सब समय है। स्थानवाचक में सर्वत्र एक शब्द आता है, सर्वत्र यानी सभी जगह, ठीक है। रीति में जो मेन याद रखने वाली चीज़ें हैं वो आ जाएगा, जैसे आपके पास आता है क्या, भली भांति, अचानक, ठीक है, या फिर पूर्वक वाली चीज़ें, ध्यानपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, ये भी सब रीति में आ जाएगा। कहीं पर भी अगर पूर्वकाली क्रिया विशेषण का काम कर रही है, क्रिया विशेषण पूर्वकाली का मतलब उठकर, दौड़कर, बैठकर, खाकर, वो भी रीतिवाचक में आ जाती है। कि जैसे माना किसने कहा खिलाड़ी दौड़कर आए, कैसे आए, दौड़ कर आए, तो कैसे का जवाब है ना। और परिमाण में तो बहुत हो जाएगा, अत्यंत हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, पूर्णता हो जाएगा, ये सब परिमाण, तनिक हो जाएगा। 10th के निम्नलिखित वाक्य में क्रिया के भेद बताइए। किराएदार को मकान दिखाओ, क्या दिखाओ, मकान, किसको, किराएदार को। तो द्विकर्मक क्रिया, क्या और किसको का जवाब कर्ता के साथ, अब कर्ता नहीं है तो अलग बात है, ठीक है। तो यहाँ पर तब भी दोनों कर्म हो जाएंगे। प्रेरणार्थक क्रिया होती है जब एक संज्ञा दूसरी संज्ञा से कार्य करवाता है। व्यक्ति याद नहीं रखना है। अगर आप ये याद रखोगे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कार्य करवा रहा है तो बहुत गलत हो जाएगा। एक संज्ञा दूसरी संज्ञा से कार्य करवाता है। जब कार्य करवाने वाली संज्ञा खुद भी शामिल है तो प्रथम प्रेरणार्थक, जब वो खुद शामिल नहीं है तो द्वितीय प्रेरणार्थक। रटा हुआ भी हमने है कि भाई प्रथम प्रेरणार्थक की अगर हम बात करेंगे तो हम धातु के साथ पाते हैं क्या, आना,
आना जोड़ देंगे, और द्वितीय प्रेरणार्थक की अगर हम बात करेंगे तो धातु के साथ जुड़ जाएगा वाना। ठीक है, तो बस सेम हो जाएगा। अब देखो डरना है तो डरना का डर प्लस आना, डराना और डरवाना। लेकिन वाक्य प्रयोग कैसे होगा? अगर माना मैं कहूँ कि आतंकी गाड़ी चलाता है, आतंकी एक संज्ञा है, आतंकी दूसरी संज्ञा है गाड़ी, तो चल कौन रही है? गाड़ी, और चला कौन रहा है? आतंकी। लेकिन आतंकी खुद भी शामिल है उस कार्य में, कार्य करने वाला। भाई स्टीयरिंग वगैरह घुमाएगा, रेस रूस देगा, तभी तो गाड़ी चलेगी ना, तो वो खुद भी शामिल है, इसलिए वो चलाता या चलाना वो प्रथम प्रेरणार्थक में। मैं कहूँ माँ ने मोहन से सब्जी मंगवाई, माँ ने मोहन से सब्जी मंगवाई, सब्जी ला रहा है मोहन, लेकिन माँ उसके सहायता नहीं कर रही है, वो बोल दिया, ऑर्डर दे दिया, ला रहा है, बस खत्म। समझ रहे हो? तो वाह वाली चीज़ें आपका सेकंड में, और ये बहुत आसान है क्योंकि जब हम व्यक्ति व्यक्ति रटते हैं तो ये हो जाएगा। संज्ञा को रटना तो ये भी आसान हो जाएगा। संयुक्त क्रिया हो जाएंगी जहां पर दो क्रियापद एक क्रिया के रूप में आते हैं। उठ गया, सो गया, चल पड़ा, चिल्ला उठा, बैठ जाओ, ये दो क्रिया हैं लेकिन एक ही क्रिया के अर्थ में इनका प्रयोग हो जाएगा, तो वो सब आपके पास किस में आ जाती है? संयुक्त क्रिया में। और अकर्मक तो पता है, अकर्मक मतलब जिसमें कर्म की आवश्यकता ना हो, वो अकर्मक क्रिया मिल जाएगी भाई। अधोलिखित में किस वाक्य में संप्रदान कारक का प्रयोग? देखो संप्रदान होता क्या है? संप्रदान कारक होता है दूसरे किसी को देने का भाव, ये सभी ने पढ़ा यार। जिस वाक्य में या जहाँ पर किसी संज्ञा के हित में कार्य हो रहा है, मैंने अपने पिताजी को अस्पताल में भर्ती किया, भर्ती किया कहाँ? अस्पताल में, तो हम इसको सीधे रख सकते हैं अधिकरण में। अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक, पाकिस्तान के हित में कार्य हो रहा है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा इसमें। तुम अपने काम को ठीक तरह से पूरा करो। देखो अपना काम यहाँ पर संबंध कारक भी है, वैसे तो बस थोड़ा सा गड़बड़ी है इसमें। लेखक आजकल उपन्यास लिखने में व्यस्त हैं, लेखक व्यस्त हैं लेकिन किस में? उपन्यास लिखने में। वो एक कार्य फिक्स है, उस कार्य में व्यस्त होना, तो ये भी आपका सीधे सीधे किस में रख सकते हैं? इसको भी अधिकरण कारक में रख सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन एक उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो देखो उपसर्ग का प्रयोग कुलीन में नहीं है, क्योंकि कु प्लस ख्यात, कु प्लस चाल, कु प्लस योग, ये आपका कु उपसर्ग से। आप सोच रहे होंगे यार कु प्लस लीन क्यों नहीं है? फिर देखो मैं अगर कु हटाता हूँ लीन से, मैंने कु हटाया किससे? ख्यात से। ख्यात का मतलब है प्रसिद्धि, ख्यात का मतलब क्या हो जाएगा? प्रसिद्धि, यानी प्रसिद्ध है मतलब जो, कु मतलब बुरा। अब जब वो शब्द बनेगा ना ये वाला, इसका इस मूल शब्द से कोई ना कोई संबंध होना चाहिए, या तो उसका विलोम शब्द होगा, चाहे उस जो भी होगा उससे, लेकिन संबंधित होना चाहिए। तो ख्यात मतलब प्रसिद्धि, लेकिन कैसी? बुरी प्रसिद्धि को कुख्यात कहा गया है। अगर कोई व्यक्ति चोरी डकैती कर रहा है उसको हम ये नहीं बोलेंगे कि विख्यात डाकू, ना, कुख्यात, वो कुख्यात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा ना, लीन का मतलब लीन होना, मग्न होना है, लेकिन कुलीन का मतलब फिर मग्न होना से कुछ भी नहीं है। तो कुलीन शब्द जो है ना वो कुल से बना, श्रेष्ठ कुल वाले को कुलीन कहा गया है। तो इसमें मूल शब्द मिलता है कुल, प्लस ईन, उसमें क्या मिल जाएगा? प्रत्यय मिल जाता है। कुचाल, चाल मतलब चाल चलन, और कु मतलब बुरा, तो ठीक, तो बुरी चाल को कहा गया। कु प्लस योग बुरे संयोग उसके आ जाएगा, है ना। 39 की निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संबंध उत्तराखंड से नहीं है? तो राजेश जोशी जी हैं, उत्तराखंड से नहीं, ये एमपी में इनका जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश से मिल जाते हैं, 1946 में जन्म इनका। आगे निम्नलिखित में से कौन सी कार्यालय पत्र की विशेषता नहीं है? कार्यालय पत्र में ना कभी भी सामासिक व अलंकारिक प्रयोग नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमने वहाँ लिख दिया, समास लिख दिया, कहीं पर माना इस तरीके से प्रयोग कर दिया, अलंकार वगैरह का कोई बढ़ा चढ़ा के कोई बात बतानी हो तो अतःसयुक्त अलंकार का उदाहरण लिख देना, तो ये चीज़ें इसमें नहीं होंगी। हाँ ठीक है। चिन्हांकन व अनुच्छेद का समुचित प्रयोग, चिन्हांकन यानी विराम चिन्हों का सही प्रयोग होना चाहिए। अनुच्छेद होता क्या है ना कि वैसे जो महोदय के बाद आता ना कि मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वैसे तो एक ही पैराग्राफ में इसको समाप्त होना जरूरी है, या जितना कम लिख सको, जितना छोटा हो सके वो उतना अच्छा रहेगा। लेकिन माना नहीं होगा एक में, तो तब आपको सीक्वेंस डालने पड़ेंगे किसके? पैराग्राफ के। तो उसका क्या है होना चाहिए? समुचित प्रयोग होना चाहिए अनुच्छेद का भी, और चिन्हांकन तो विराम चिन्ह का संक्षिप्त होना चाहिए। अभी मैंने कहा कि भाई एक ही में हो जाए तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। प्रभाव देने वाला होना चाहिए, और उद्देश्यपूर्ण शिष्ट भाषा का प्रयोग होना चाहिए। इसमें आपके पास अन्य पुरुष शैली में शिष्ट भाषा या औपचारिक भाषा का प्रयोग मिल जाता है। 15 कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो इसमें नेताजी कहिन मिल जाएगी। नेताजी कहिन की अगर हम बात करेंगे तो ये मनोहर श्याम जोशी जी की रचना आपके पास मिल जाएगी। मनोहर श्याम जोशी जी की अगर हम बात करेंगे तो इनको 2005 में क्या रचना के लिए साहित्य अकादमी भी मिला है, ठीक है। बाकी हमारे पास अशोक के फूल सीरीज, ये सब इन्हीं का मिलता है। हाँ, आलोक पर्व के लिए भी इनको 1973 में साहित्य अकादमी मिला है।
ठीक है। जो सिलेबस में हमारे पास सब्जेक्ट जो लेखक वगैरह हैं उनकी अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास सबसे पहला, अच्छा हिंदी का भी सबसे ही पहला साहित्य अकादमी मिला किसको? माखनलाल चतुर्वेदी को हिमतरंगिणी के लिए 1955 में। फिर 1958 में मध्य एशिया का इतिहास राहुल सांकृत्यायन। 1960 में सुमित्रानंदन पंत को कला और बूढ़ा चांद के लिए। 1973 में यहाँ पर हो गया आलोक पर्व के लिए। 1982 में हो जाएगा किसको? हरिशंकर परसाई को विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए। 2000 में मंगलेश डबराल को हो जाएगा, ठीक है। 2000 में क्या मिल जाएगा? 2000 में मंगलेश डबराल को हो जाएगा हम जो देखते हैं के लिए। और 2005 में मिल जाएगा, 2002 में भी है कि दो पंक्तियों के बीच के लिए राजेश जोशी हो जाएगा। और 2005 में मिल जाएगा क्या आपके लिए? मनोहर श्याम जोशी जी की रचना पास मिल जाएगी, ठीक है। चलिए 16 को जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर 3 जयेड़ी। तो जयेड़ी शब्द भी किसके लिए आ जाएगा? जयेड़ी शब्द आता है किसके लिए? पुत्री के लिए यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला आता है, हमारे पास आता है कि पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पदक्रम की दृष्टि की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 ही मिलता है। कर्मचारी ने अलमारी से अधिकारी के लिए फाइल निकाली, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 वाला। इसमें थोड़ा सा सीक्वेंस देखना पड़ेगा भाई, क्योंकि अगर केवल कम पद होते हैं तब तो खाली कर्ता कर्म और क्रिया का सीक्वेंस रहता है कि पहले कर्ता होगा हमेशा, तब कर्म और तब क्रिया। लेकिन बीच में ना यहाँ पर आपके पास क्या है कि रिवर्स सीक्वेंस आता है कि कारक का, थोड़ा सा उसको चेक करेंगे फिर देखेंगे, ठीक है। चल, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, कि भाई पेड़ क्या करें? झुक झांक रहे हैं, गर्दन उचका कर ऐसे कुछ झांक रहे हैं। लेकिन देखो ये झांकने किसका गुण है? ये झांकना किसका गुण है? ये हो जाएगा आपके पास किसका? ये हो जाएगा आपके पास मनुष्य का गुण। अब बहुत सारे इसका अगर अतिशयोक्ति किया तो अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ा के होता है, और ध्यान रखना बढ़ा चढ़ा के वही बात होगी जो नॉर्मली होती होगी, लेकिन उसका वर्णन किया जा रहा होगा बढ़ा चढ़ा कर, ठीक है। लेकिन मानवीकरण यहाँ पर आंसर है इसका। मानवीकरण इसलिए कि जो काम हो ही नहीं सकता वो खाली मानव या जीव जंतुओं का गुण है, और उसका आरोप लगाया जाना किस पर? प्रकृति पर, तो वो क्या हो जाएगा? मानवीकरण आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो जैसे माना हवा चल रही है, पेड़ झुक रहे हैं, है ना, तो अब गर्दन उचकाकर थोड़े ना, वो तो खैर नेचुरल क्रिया है। तो मानव का गुण है ना अगल बगल झांकना, ये बगल में क्या रहा होगा, बगल अपना तो पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन पड़ोसी घर में झांकते रहते लोग। तो बस वो गुण मानव का हमारे पास आते हैं। कहीं पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, तो ये क्या मिल जाएगा? पत्थर कभी पानी पी सकता है क्या? नहीं पी सकता है। तो यहाँ पर आपके पास क्या मिल जाएगा कि पत्थर के द्वारा पानी पिया जाना, मानव के गुण का आरोप लगाया जाना पत्थर पर, यानी प्राकृतिक चीज़ पर आ जाता है मानवीकरण, ठीक है। ऐसे आता है हंस रही सखियाँ मटर खड़ी, की मटर क्या हंस रही हैं? मटर हंस ही नहीं सकते, मानव हंस सकता, मानव के गुण का आरोप लगाया गया, उस पर मानवीकरण हो जाएगा। 19 नाम धातु क्रिया का, नाम धातु पहले पता होना चाहिए नाम धातु होती क्या है। नाम धातु क्रिया होती है संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनी क्रिया। पहले में है लंगड़ाता है, और यहीं पर आंसर मिल गया आपको। लंगड़ाना जो है ना, ये लंगड़ा शब्द से बनी है। लंगड़ा क्या है? विशेषण। तो इससे हो जाएगा क्या? लंगड़ाना नाम धातु। अच्छा आप इसमें देखो ध्यान से कि गणेश ने पतंग उड़ाई, किस में देखा था अभी हमने ये, कि जहाँ पर कोई व्यक्ति, कोई संज्ञा, व्यक्ति नहीं फिर से, कोई संज्ञा किसी अन्य संज्ञा से कार्य करवा रहा है, प्रेरणार्थक। तो ये प्रथम प्रेरणार्थक वाला एग्जाम्पल है। वह खाना खाकर सो गए, इसमें दो चीज़ें हैं। अगर मैं सो गया को देखता हूँ तो सो और गया ये संयुक्त हो जाएगी, और अगर खाकर को देखता हूँ तो मूल क्रिया से पहले की क्रिया जिसमें धातु प्लस कर, उठकर बैठकर दौड़कर खाकर सोकर नहाकर पढ़कर ये सब आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी? ये पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। और गीता ने सीता को अपना पता बताया, तो भाई यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं, ये तो द्विकर्मक मिल जा रही है। क्या बताया? अपना पता किसको? किसको बताया? रीता को, तो ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20 हो जाए, कौन सा उत्तराखंड का लोक गायक नहीं है? तो इनमें से अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो इसमें संजय सनवाल नहीं है। बाकी वीरेंद्र राजपूत का आपने नाम सुना होगा, बसंती बिष्ट का तो नाम सुना ही है, बीके सामंत भी आपके पास राज्य में, गढ़वाली कुमाऊनी गायक वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 21। कुजनी वन आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो कुजनी वन का नेतृत्व किया गया किसान नेता अमर सिंह के द्वारा 1904 में। 1903 में जो वन एक बंदोबस्त, भूमि बंदोबस्त वगैरह होता है, हाँ भूमि बंदोबस्त, उसके खिलाफ जो है इन्होंने यहाँ पर आंदोलन किया। सुरेश भाई से हमने दो फैक्ट पिछले ही पेपर में देखे। 1994 में हमने क्या देखा? रक्षा सूत्र आंदोलन आ जाएगा, रक्षा सूत्र आ जाता है। और 1995 की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हिमालय पर्यावरण शिक्षा संस्थान,
हिमालय पर्यावरण शिक्षा संस्थान आपका यहाँ पर आ जाएगा। कल्याण सिंह रावत की अगर हम बात करेंगे तो ये भी लगातार पिछले ही पेपर में हो रखा है भाई। कल्याण सिंह रावत मैती, इनका मैती आंदोलन मिल जाएगा ग्वालदम क्षेत्र से 1996 में। और लक्ष्मण कठेत आ जाएगा 1882 में। बासर ढंढक जो होता है, ढंढक क्या था, ढंढक या ढांढक की अगर हम बात करेंगे तो ये मजदूर विप्लव, मजदूर आंदोलनों को ढांढक कहा गया। और बासर क्षेत्र, बासर पट्टी ना, तो उसके नाम से इसको बासर ढंढक। और लक्ष्मण कठेत के द्वारा यहाँ पर इसका नेतृत्व किया गया। प्रताप शाह का कार्यकाल चल रहा था। 18वीं वन रिपोर्ट के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों में आरोही क्रम, थोड़ा सा बहुत सारों का शायद क्वेश्चन की लैंग्वेज से गलत हो गया था ये, क्योंकि इसका जो सीक्वेंस है कम, सर्वाधिक से कम की ओर, तो वो फोर्थ है। लेकिन ये आरोही यानी बढ़ता कह रहा है, तो जो सबसे ज़्यादा होगा सबसे लास्ट में आएगा, इसलिए यहाँ पर इसका ए आ गया। ठीक है, कि सर्वाधिक क्षेत्रफल आ जाएगा आपके पास कहाँ पर, पौड़ी में। उसके बाद आ जाएगा आपके पास उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी आ जाएगा, फिर आ जाएगा नैनीताल और फिर आ जाएगा चमोली में। इस तरीके से मिल जाएगा सर्वाधिक क्षेत्रफल। सर्वाधिक प्रतिशतता की अगर हम बात करें, अच्छा न्यूनतम क्षेत्रफल की पहले बात कर लेते हैं। तो न्यूनतम क्षेत्रफल हमारे पास हो जाएगा सबसे कम उधम सिंह नगर में, और फिर उसके बाद हरिद्वार में। अच्छा, दो सेम है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर आ जाएगा सबसे कम में रुद्रप्रयाग और चंपावत आ जाएगा। ये प्रतिशतता में भी सबसे कम है, दो लास्ट के जो हैं उधम सिंह नगर और हरिद्वार, और क्षेत्रफल में भी सबसे कम है। प्रतिशतता की अगर हम बात करते हैं तो प्रतिशतता में हमारे पास आ जाएगा सबसे ज़्यादा चंपावत, पहले नैनीताल था, अभी चंपावत आ गया। फिर आ जाएगा आपके पास कहाँ, फिर आ जाएगा आपका नैनीताल आ जाएगा, फिर पौड़ी है, और फिर आपका टिहरी आ जाएगा। सर्वाधिक वन प्रतिशतता की अगर हम बात करेंगे। ठीक है, वृद्धि और कमी की भी हमने बात करी है भाई, कि वृद्धि हुई है सबसे ज़्यादा टिहरी में और कमी हुई सबसे ज़्यादा तो वो नैनीताल में आपके पास दर्ज की गई है। उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए जो है जन संवाद शुरू हुआ था, तो ये माणा गांव वगैरह से संबंधित था भाई। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा दून नैनीताल जिले में स्थित है। तो 1 और 3 हो जाएगा, पाटली और कोटा दून, साथ साथ में नंधौर दून भी याद रखना। ठीक है, चोखम दून और कोठार दून या कोठारी दून की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास कहाँ पर, पौड़ी में। चंडी दून हो जाएगा आपका हरिद्वार में, जबकि चंदी, पछवा और देहरा, तो ये सब आ जाएगा आपके पास कहाँ पर, देहरादून में। ठीक है ना, जनपद देहरादून में। और हाँ, हर की दून बहुत बार, या मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा बार अगर इनमें से दून में से कोई क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक उत्तराखंड में, तो वो हर की दून है, जो कि उत्तरकाशी में स्थित आपको मिल जाता है। ठीक हो जाएगा, तो इसको ध्यान रखना। अच्छा हाँ, दून है क्या, दून जो है एक विशेष प्रकार की संरचनात्मक घाटियाँ हैं जो लघु मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच, लघु मध्य एक ही है। ठीक है, लघु और शिवालिक के बीच में जो है आपके पास स्थित मिलती है। उत्तराखंड की किस जनजाति का संबंध आग्नेय वंशीय कोल किरात जातियों से संबंध, तो यहाँ पर आपके पास राजी जनजाति मिल जाएगी। राजी जनजाति जो है कोल और किरात की वंशज मानी जाती है। वैसे तो आपको पता ही है कि 1967 में राज्य की 5 जनजातियों को जनजाति का दर्जा मिला है, लेकिन उसमें से 2 जनजातियां ऐसी हैं जिनको आदिम जाति का दर्जा मिला है। राजी को 1975 में और बोक्सा को 1981 में आदिम जाति का दर्जा मिला है। ये आदिम क्या होता है, आदि का मतलब होता है प्रारंभ, यानी कि जो राज्य में जो प्राचीन, सबसे प्राचीन जातियों का जो जिक्र हुआ है, अभी कौल किरात की बात की जा रही है, इनको हम सबसे प्राचीन मानते हैं, उनसे संबंध इनका माना गया है दोनों का। ठीक है, तो तब यहाँ पर आदिम की श्रेणी में दोनों को रखा गया है। अगला हमारे पास है उत्तराखंड राज्य में विशिष्ट क्षेत्र में कार्य करने वाली प्रत्येक जिले की एक महिला को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो ये दिया जाएगा प्रत्येक जनपद से तिलु रोतेली पुरस्कार। 2006 में तिलु रोतेली पुरस्कार शुरू होता है। और अभी अगर हम वर्तमान के संबंध में बात करेंगे तो पहले 31,000 था, अभी 51,000 रुपये इसके तहत जो है, और एक प्रशस्ति पत्र वगैरह दिया जाता है भेंट स्वरूप। शैलेश मटियानी पुरस्कार पे आते हैं। शैलेश मटियानी पुरस्कार को राज्य शैक्षिक पुरस्कार की श्रेणी में रखा गया, यह राज्य शैक्षिक पुरस्कार कहा गया है। ठीक है, 2009 से शिक्षकों को या राज्य के शिक्षकों को ये पुरस्कार दिया जा रहा है भाई लगातार। 27 आता है उत्तराखंड राज्य में उत्कृष्ट अटल नवाचार अकादमी प्रस्तावित है। तो ये देहरादून में उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, अभी प्रस्तावित नहीं, शायद ये बन गई है जनवरी 2026 में, तो इसको ध्यान रखना, देहरादून में ये मिल जाएगी। निम्नलिखित में से समाचार पत्र प्रकाशन मसूरी से होता था, तो सभी का था, 2, 3, 4 यहाँ पर आपके पास, क्योंकि देखो शक्ति की अगर हम बात करें तो शक्ति आसानी था भाई, अल्मोड़ा से मिल जाएगा 15 अक्टूबर
1918 में, है ना। चलिए, बाकी तो इनमें से हिमाचल शायद आपने जरूर पढ़ा होगा, 1948 में सत्यप्रसाद रतूड़ी का हो जाएगा। कवि मोलाराम की श्रेष्ठ गढ़ राजवंश किस भाषा की उत्कृष्ट रचना है? ये ब्रज भाषा की उत्कृष्ट रचना मिल जाती है। और ब्रज भाषा से ही अभी उत्तराखंड में क्वेश्चन ये भी बना हुआ है कि सुदर्शन शाह के द्वारा सभासार ग्रंथ की जो रचना की गई है वो किस भाषा में की गई, तो वो यहीं पर रह जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित है? उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम देहरादून में, बिल्कुल सही है भाई, 2002 का है। पहले अल्मोड़ा में था, अभी देहरादून में, उरेडा, पता है ना, ये सही है। राज्य आपदा न्यूनीकरण प्रबंधन केंद्र, ये गलत हो जाएगा, ये भी देहरादून में है। और सेंट्रल हिमालयन वाला बिल्कुल सही है। तो सही पूछा था, 1 और 4 इसका आंसर हो जाएगा, है कि कहीं ऐसा 1 2 3 होना था, इसने 1 2 3 होना था ना, 1 और 3 इसका आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बहादुराबाद का उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा आ जाएगा 1953 में। ठीक है, द्वाराहाट के कपमार्क्स रिवेट कारनाक, द्वाराहाट पता ना कौन सा, द्वाराहाट में चंद्रेश्वर के जो कपमार्क्स खोजे गए हैं वो 1877 में इनके द्वारा मिल जाएंगे। और कपमार्क्स की पहली खोज ये थी। पेटसाल की खोज यशोधर मठपाल, ये भी सही है, पेटसाल 1989 में आ जाएगा। वहीं अगर हम बात करेंगे फड़का नौली की, फड़का नौली, तो फड़का नौली हो जाएगी 1985 में। और दोनों अल्मोड़ा में और दोनों यशोधर मठपाल के द्वारा हैं। अब क्या बचा भाई, 4th ही बचा था, है ना। ये जो मलारी के समाधान मिल जाएंगे वो शिव प्रसाद डबराल के द्वारा खोजे गए हैं, 1956 में खोजे गए, सभी को पता है, चमोली में, है ना। हमने देखा था यहाँ पर गुफा प्रकार के चित्र मिल जाते हैं। 1982-83 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा सर्वेक्षण किया गया था, जहाँ पर हिमालय वृषभ, जुबू का कंकाल, कुछ कुतुब वगैरह, जैसे मोनाल का चित्र आपने पढ़ा है ना, वो सब मिल जाएगा। और 2001-2 में फिर से सर्वेक्षण किया गया, जहाँ पर मानव का एक सोने का मुखौटा प्राप्त हुआ और साथ साथ में यहाँ पर मानव कंकाल वगैरह मिला है। कौन सा सही नहीं है? जो पौराणिक नाम के साथ यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं कि वानरांचल कहा गया किसको? वानरांचल कहा गया बंदरपूंछ को। महेशखंड, मैखंडा, बोधांचल, ये आंसर हो जाएगा। बोधांचल कहा गया किसको? बधानगढ़ को। ठीक है, दूनागिरी को हो जाएगा, दूनागिरी को द्रोणागिरी। ठीक है, और लिपि पर्वत लिपुलेख हो जाएगा। तो जो पुराणों में कुछ नाम हमारे पास मिलते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें देखो आपको आसानी से पता है। हमारे पास एक आता है नीलगिरी। नीलगिरी जो क्षेत्र कहा गया है, नीलगिरी कहा गया किसको? बागेश्वर को। नीलगिरी अग्नि तीर्थ वगैरह हो जाएगा वैसे तो। ठीक है, साथ साथ में अगर हम यहाँ पर बात करेंगे और की वैण्य पर्वत, वैण्य पर्वत कहा गया किसको? बिनसर को। वैण्य पर्वत विंसर को कहा गया। यहीं अगर हम बात करेंगे दारुक कानन की, दारुक कानन कहा गया किसको? जागेश्वर को दारुक कानन मिल जाएगा। ठीक है, साथ साथ में हमारे पास और भी कई सारे, तिरऋषि सरोवर कहा गया किसको? नैनीताल झील को। भीमहृद भीमताल को कहा गया। ऐसे दंड पुष्करणी तीर्थ कहा गया हेमकुंड को। गोरक्षाश्रम रक्षक तीर्थ कहा गया किसको? त्रिजुगी नारायण को। तो ये सब आपके पास मिल जाते हैं भाई। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? चौमासा गीत, प्रिय मिलन की आस में, वर्षा ऋतु में, वही ऋतु प्रधान गीत है भाई। ठीक है, कुलाचार गीत हमने देखा, औजी जाति के द्वारा यजमान जाति वंश का गुणगान किया जाता है। बिरुदावली हो जाएगा। ठीक है, कुलाचार हो जाएगा, है ना। न्योली गीत अनुभूति प्रधान है, बिल्कुल है। कुमाऊं में ना ये वन गीत के रूप में भी आपके पास मिल जाएगा। पेपर में आ चुका है कि न्योली क्या है, तो भाई पक्षी के नाम पर गीत वगैरह भी। 4th हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि चांचरी जो है ना ये वसंत आगमन वगैरह से संबंधित है। और चारवाहों द्वारा अगर हम बात करेंगे तो वृद्ध भेड़ चरवाहों के द्वारा युवा चरवाहों को सीख देने के लिए चूरा व पट गीत आपके पास मिल जाएगा। ठीक है ना, चलो आगे। 34 है कि राज्य में स्थित किस देवता को मान्यताओं के अनुसार सभी देवी देवताओं का गुरु अर्थात देवगुरु बृहस्पति का स्वरूप माना जाता है तथा सभी देवी देवताओं का मामू कहा जाता है। किताब की भाषा है, ठीक है, ये मत बोलना खुद ही बना दिया। यहाँ पर झाकर सेम देवता मिलते हैं कुमाऊं क्षेत्र में। घंटाकर्ण देवता भोटिया जनजाति में पशु रक्षा के लिए। लोक देवता हित, हारू हित की अगर हम बात करेंगे तो समृद्धि के देवता हैं, सुख समृद्धि वगैरह के देवता। ठीक है, और महासु तो जौनसार क्षेत्र में आपको शिव के रूप वगैरह में मिल जाते हैं। उत्तराखंड में कमीण का कार्य होता है, तो निश्चित गांव से राजस्व एकत्र करना। जो कमीण है एक राजस्व अधिकारी है जिसके अंतर्गत कुछ गांव हैं, वो इन गांव से राजस्व को एकत्रित करेगा और कहाँ ले जाएगा? राजकोष में। बहुत सारे लोगों ने इसका सेकंड किया, वंशानुगत रूप से गांव का राजस्व एकत्र करना, तो ये काम हो जाएगा किसका?
प्रधान का, ध्यान रखना ये काम प्रधान का होता था। गांव में या प्रत्येक गांव में वो राजस्व अधिकारी के रूप में प्रधान कार्य करता, उस प्रधान के ऊपर एक कमीन। अच्छा, कमीन यहाँ पर है, अलग अलग क्षेत्रों में कहीं पे कमीन, कहीं पे सयाना, कहीं पे जमींदार, कहीं पे थोकदार और मालगुजार, ये सब चीज़ें हम लिख चुके हैं कई बार। ठीक है, ये अधिकारी होते हैं और ये इस राजस्व को प्रधान से एकत्र करके ऊपर राजकोष में जमा करने का काम करते हैं, मध्यस्थता का काम करते हैं। प्रधान की सहायता के लिए हमने कोटाल नामक पद भी देखा, जो डाक चौक या डाक वगैरह ले जाने का काम भी करता है, राजस्व इकट्ठा करने का काम भी करता है। ठीक है, तो वो कोटाल भी ध्यान रख लेना भाई। भोटिया जनजाति में गाए जाने वाले छीड़ा व घन की हैं, तो ये संस्कार गीत हैं। देखो, संस्कार गीत की अगर हम बात करेंगे तो गढ़वाल में हमने इनको क्या कहा, गढ़वाल में इनको हमने कहा मांगल, गढ़वाल में इनको मांगल कहा गया। वहीं अगर हम बात करें कुमाऊं में, तो कुमाऊं में इसको कहा गया क्या, शकुनाखर, शकुनाखर व न्यूतणों, इन गीतों को कहा गया है। वहीं अगर हम बात करेंगे चंपावत की, तो चंपावत में कहा गया इनको क्या, भाग। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करेंगे और क्या बचा हमारे पास, जोहार क्षेत्र। अगर जोहार में इनको कहा गया तो जोहार में इनको सोगुना के नाम से, सोगुना सगुन के नाम से इनको ये नाम प्राप्त हुआ है। तो ये सारे संस्कार गीत हैं। भोटिया जनजाति में फिर कृषि प्रधान आपका कौन सा, हुड़की बोल गीत आ जाएगा। सुमेलित है भाई, उत्तराखंड पीपुल्स फ्रंट, ठीक है। उत्तरांचल परिषद भी ठीक है, 12 जुलाई 1973 की, ये गलत हो जाएगा। उत्तरांचल परिषद की अगर हम बात करेंगे तो 1972 है, ये 73 नहीं है। ठीक है, उत्थान परिषद तो ठीक है, शोभन सिंह जीना वाला, और ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा गलत हो जाएगा, 1 3 4 सही है, 1 3 4 1 3 4 ऑप्शन नंबर सेकंड, यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा भाई। ठीक है भाई। जागेश्वर में लकुलीश मंदिर का निर्माण ये किया गया किसके द्वारा, इष्टगण के द्वारा। ठीक है, जागेश्वर में लकुलीश मंदिर हो जाएगा, नटराज मंदिर हो जाता है, नटराज। यहीं पर आपके पास महिषमर्दिनी, ठीक है, नटराज हो जाएगा, महिषमर्दिनी हो जाएगा, और नवदुर्गा, ये मंदिर मिल जाते हैं। निम्बर की अगर हम बात करेंगे तो निम्बर में याद रखना क्या, जागेश्वर के विमान, जागेश्वर के विमानों का निर्माण किया गया है। ठीक है, और सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि जागेश्वर मंदिर का निर्माण, तो कत्यूरी शासक शालिवाहन देव का यहाँ पर नाम मिल जाएगा। बाकी तो ये हमने ताम्रपत्र भाई पिछले पेपर में डिस्कस कर रहे हैं, किसके कहाँ से क्या क्या कितने कितने मिले। अगला है आपके पास की पदक्रम, तो पदक्रम में फिर यही आता है मुख्य सचिव, फिर आ जाएगा अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और अपर सचिव। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर 4 सीक्वेंस जो है इनका सही सीक्वेंस मिलता है पदाधिकारियों का सचिवालय में, बल है ना। आगे है कि निम्नलिखित बोर्ड और संगठन का मुख्य अध्यक्ष कौन सा सही है। इसमें सही पूछा है ना, उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड, इसमें आपके पास पर्यटन मंत्री मिल जाते हैं, सतपाल महाराज जी हैं वर्तमान में। चारधाम विकास बोर्ड का अध्यक्ष मुख्यमंत्री, बस यही सही है। और उत्तराखंड पलायन आयोग का अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री ही होता है भाई। कुमाऊं प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, बाबू देवीदास एक नाम मिलता है कुमाऊं प्रिंटिंग प्रेस में। इनकी इस प्रेस से हमारे पास 1893-94 में कूर्मांचल नामक कोई पत्रिका का प्रकाशन मिलता है। बाकी ऑप्शन में तो कुछ नहीं है। हाँ, बीडी पांडे में आपने जरूर देखा होगा क्या, देशभक्त प्रेस आ जाती है। बीडी पांडे में देशभक्त प्रेस, जो कि 1918 में, यहीं से तो होता है शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन हो जाता है। 42 की निम्नलिखित में से ईडनबर्ग बॉटेनिकल गार्डन के अधिकारियों द्वारा मार्गरेट लेगी को किसका अध्ययन करने के लिए भेजा गया। तो फूलों की घाटी का अध्ययन करने ये आती हैं मार्गरेट लेगी, और 4 जुलाई 1939 को इनका देहांत हो जाता है। ये डेट उस पर लिखे जो इनका स्मारक वगैरह है। ठीक है, कषार देवी अल्मोड़ा में कश्यप पर्वत है, कषाय पर्वत पर मिल जाएगा। बाकी तो ठीक है, अलग अलग चीज़ें हैं भाई ये सीधे सीधे। कौन सा कथन सही है, टिहरी में लाल कोठी शीश महल का निर्माण कीर्तिशान है। ये लाल कोठी वैसे लाट कोठी है, लाट कोठी अतिथि गृह वगैरह के रूप में एक गोल कोठी आती है, जब स्वामी रामतीर्थ आते हैं उनके स्वागत में बनाई जाती है। बद्रीनाथ केदारनाथ सतेश्वर आदि पुरानी टिहरी की शोभा थी। यहीं पर कीरसास के ही गुलेरिया जो रानी गुलेरिया थी उनके द्वारा इनका निर्माण वगैरह मिल जाएगा। टिहरी में शारदा पुस्तकालय, और हाँ ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये आपके पास वही है सार्वजनिक पुस्तकालय जो है 1923 वाला नरेंद्र शाह वाला, जिसका नाम बाद में सुमन लाइब्रेरी हो जाता है। तो 1 2 है, इसका भी ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा भाई। कौन सा जाड़ भोटिया के संबंध में गलत है। पहला, जादूंग गांव
भोटिया का मूल गांव बिल्कुल है, जारदुंग गांव मिल जाएगा। वर्ष के पहले दिन लोसर मनाया जाता, बिल्कुल मनाया जाता। लोसर त्यौहार पर ना रिंगाली देवी की पूजा, ये ध्यान रखना आ सकता क्वेश्चन कि रिंगाली देवी किसकी पूजनीय देवी है, तो जाड़ भोटिया जनजाति की, ठीक है। लोसर पे पूजा होती है। तीसरा इसका आंसर है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे मल्लिकार्जुन छुरमल देवता की, तो मल्लिकार्जुन और छुरमल देवता की पूजा की जाती है राजी जनजाति के द्वारा। और फोर्थ तो ठीक है, रोंबा मिल जाएगी बोलचाल की भाषा, ऐसे रोंगपा मिलेगी तो मारसा यानी चमोली की भोटिया जनजाति की हो जाएंगी। रनलू आ जाएगी तो पिथौरागढ़ में रंग समुदाय यानी पिथौरागढ़ की भोटिया जनजाति की हो जाएगी। बावरी, कंडवाणी और देवधारी आएगी तो जौनसारी की हो जाएगी। और फिर क्या बचा, ये आती मुंडा, मुंडा आएगा तो मुंडा राजी की हो जाएगी। 45 है कि कौन सा यमुना नदी तंत्र का हिस्सा नहीं, बहुत आसान है, तो मिलुन गंगा भागीरथी की सहायक है ना, तो बस यमुना की नहीं, ये खत्म बात यहीं पर हो जाती है। आगे है कत्यूरी कालीन निम्न बिंदु में कौन सा विकल्प सही है। भागीरथी और यमुना के मध्य का भाग ऐसाल विषय कहलाया, ठीक है। क्षेत्रपाल जो है भू उन्नति का जिम्मेदार था। वर्तमान में क्षेत्रपाल देवता भी जो आते हैं ना, वो भी भूमि के संरक्षक के रूप में, भूमिया के रूप में पूजे जाते हैं, ठीक है। तो दो ही सही थे इसमें भी वैसे तो, क्योंकि तीसरे में गौलमिक जो है अश्वरोही नहीं था, बल्कि पदाति सेना, पदाति का मतलब होता है पैदल सेना, पैदल सेना प्रमुख हो जाएगा। वहीं भोगपति सौल्किक की बात करेंगे तो ये कर अधिकारी थे, यानी कर को वसूलने वाले अधिकारी मिल जाते हैं। सौल्किक हो जाएगा, भोगपति और भागपति मिल जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। बालो कल्याण चंद ने मणकोटी राज्य को जीतकर चंदवंश में मिलाया, बिल्कुल मिलाया था। जब हमने देखा कि बाल्यो कल्याण चंद से पहले भीष्मचंद शासक थे, तो भीष्मचंद ने जब अल्मोड़ा बसाने की बात करी या अल्मोड़ा बसाने का प्रयास किया, तो यहाँ पर स्थानीय गणपति गजुवाठिंगा ने हत्या कर दी थी। और उसी समय हमें मिलता है कि जो बालो कल्याण चंद थे वो कहीं अभियान पर, मणकोटी अभियान पर थे। उद्योचन नेपाल पर आक्रमण करने वाला पहला चंद शासक, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पहला शासक हो जाएगा भारती चंद। भाई ये भी तो देखा ना पिछले ही पेपर में, जहाँ पर डोंगरा बसेड़ा का भी जिक्र हुआ था। हवालबाग के युद्ध में महेंद्र चंद पराजित हुआ, बिल्कुल हुआ। 1790 में अंग्रेज मतलब इसके गोरखा सेना से पराजित होकर महेंद्र चंद फिर भाग गया और फिर यहाँ पर गोरखा अधिकार शुरू हो गया। 1-3 सही है इसका भी, क्योंकि बंदोबस्त कार्यालय की बात करेंगे तो राजधानी में बंदोबस्त कार्यालय मिल जाएगा किसका, लक्ष्मी चंद का। पर्वतीय पर्यावरण संरक्षण समिति की स्थापना, तो ये सरला बहन के द्वारा मिल जाएगा। 1984 में सरला बहन के द्वारा इसको स्थापित किया गया है, ठीक है। सरला बहन की अगर हम बात करेंगे तो कैथरीन हाइलामन इनको कहा जाता है। साथ साथ में अगर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट की, तो मीरा बहन को मैडलिन स्लेट, इन्होंने पसलो की स्थापना की थी। ये जो है ना पर्वतीय पर्यावरण संरक्षण समिति अल्मोड़ा में स्थापित की थी इन्होंने, ठीक है। ये चिपको आंदोलन से बाकी चंडी प्रसाद भट्ट तो वही हैं, दसोली ग्राम स्वराज मंडल आ जाएगा, डालियों का दगड़े आ जाएगा, ठीक है। और राज्य से पहले व्यक्ति जिनको रेमन मैक्स से मिला है, ये आपका हो जाएगा 1982 में, 82 में। उत्तराखंड राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं, तो वर्तमान अध्यक्ष यहाँ पर अखिलेश चंद्र शर्मा हो जाएंगे, ठीक है। और राज्य का जो मानव अधिकार आयोग है 13 मई 2013 को इसकी स्थापना मिल जाती है भाई। 50 झूला मेला, झूला मेला देखो चंपावत में हो जाएगा ना, सीधे सीधे झूला मेला क्या श्यामला ताल के निकट है ना, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जिन्होंने रानीखेत अल्मोड़ा किया, तो रानीखेत में क्या है, रानीखेत में झूला देवी मंदिर है भाई। और रानीखेत जो है वो झूला देवी पर्वत पर बसा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। भीमताल में तो हरियाली देवी नहीं सॉरी, केवल हरियाली मेला आएगा तो ये भीमताल में। अगर हरियाली देवी आता है तो हरियाली देवी मंदिर भी मिल जाएगा और हरियाली देवी मेला भी आपके पास कहाँ मिल जाएगा, फिर सीधे सीधे ये आपका रुद्रप्रयाग में। लेकिन हरियाली पूड़ा अगर आएगा तो तब आपका चमोली हो जाएगा नोटी गांव में, हरियाली पूड़ा, जहाँ पर केवल विवाहित महिलाओं के द्वारा भाग लिया जाता है ना। 1883 ईस्वी में अल्मोड़ा में इल्बर्ट विल के समर्थन में आयोजित सभा की अध्यक्षता बुद्धि बल्लभ पंत। बुद्धि बल्लभ पंत वही बुद्धि बल्लभ पंत थे जिन्होंने 1870 में स्थापित अल्मोड़ा जो डिबेटिंग क्लब था उसके अध्यक्ष थे। साथ साथ में 71 में इन्होंने अल्मोड़ा अखबार भी शुरू किया यहीं से। फिर आपका 1871 में कुमाऊं के प्रथम शिक्षा इंस्पेक्टर बनने का जो सौभाग्य है वो भी इन्हीं को प्राप्त होता है। जीवी पंत राज्य के अधिकतर जो राष्ट्रीय आंदोलन थे वहाँ पर इन्होंने नेतृत्व किया है। हरगोविंद पंत में हमने साइमन कमीशन के विरोध में उसमें देखा कुमाऊं का नेतृत्व आ जाएगा। साथ साथ में सल्ट सत्याग्रह का नेतृत्व मिल जाएगा, अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ भी इनको कहा जाता है। ये हमने देखा 1942 में गिरफ्तार जो आंदोलनकारी थे उनकी पैरवी की थी।
1932 में अल्मोड़ा में कुमाऊं युवक सम्मेलन की अध्यक्षता आ जाती है। 1955 खटीमा में थारू हाई स्कूल की स्थापना आ जाती है और साथ साथ में स्वतंत्रता आंदोलन में कुमाऊं का योगदान नाम से इनकी पुस्तक भी मिल जाती है। कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण 1790। दूसरा गलत है, लंगूरगढ़ की संधि हो जाएगी 1792 में। नरसाई का मंगल भी गलत है क्योंकि ये भी आपका 1792 नहीं बल्कि 1793 है। और चौथा भी बिल्कुल सही है, 14 मई 1804 को वीरगति प्राप्त हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका। अच्छा, जो गलत है वो ढूंढना था, सॉरी। हाँ, ये चीज़ें विशेष रूप से ध्यान रखना भाई। यहाँ पे देखो 2 गोले तो मैंने ये गलत कर दिए है ना, और ये चीज़ें होती हैं पेपर में, ये चीज़ें नहीं करनी, बिल्कुल भी इन चीज़ों से बचना है। गंगा को किस वर्ष राष्ट्रीय नदी का दर्जा? तो 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। वहीं 2009 की अगर हम बात करेंगे तो 2009 में गढ़वाल विश्वविद्यालय को जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, साथ साथ में अगर हम बात करें 2010 की तो संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा ये भी 2010 में मिल जाएगा। फिर हरदत्त कापड़ी तो बास्केटबॉल से है, हरदत्त कापड़ी हो जाएंगे बास्केटबॉल से। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। सर्वाधिक लिंगानुपात, देखो सर्वाधिक लिंगानुपात हो जाएगा अल्मोड़ा, एक तो ये सही नहीं है। सर्वाधिक जनगणना तो हरिद्वार, ये सही है। सबसे कम दशकीय वृद्धि दर हो जाएगा पौड़ी में, पौड़ी में मिल जाएगा -1.41, जबकि अल्मोड़ा का भी वैसे माइनस में -1.28। ठीक है, और सबसे कम साक्षरता की बात करेंगे तो ऊधम सिंह नगर में हो जाएगा। तो हमारे पास 1, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो गलत है। ठीक है, अच्छा फर्स्ट से देखिए, सर्वाधिक लिंगानुपात अल्मोड़ा, सबसे कम हो जाएगा हरिद्वार में, जबकि शिशु लिंगानुपात सबसे कम पिथौरागढ़ में। सर्वाधिक जनगणना तो हरिद्वार, सबसे कम उत्तरकाशी। सबसे कम दशकीय वृद्धि दर पौड़ी, और सर्वाधिक हो जाएगी तो ऊधम सिंह नगर मिल जाएगी। सबसे कम साक्षरता यूएसएन, सर्वाधिक साक्षरता देहरादून ऑल ओवर वाली। पुरुष में रुद्रप्रयाग हो जाएगा, न्यूनतम में हरिद्वार। महिला में सर्वाधिक देहरादून हो जाएगा, न्यूनतम उत्तरकाशी। उत्तराखंड का प्रथम कृषि नीति, तो कृषि नीति 2011 में थी भाई। ठीक है, अगर उसके बाद नई की बात करेंगे तो 2018 में मिल जाएगी। 2011 में राज्य में युवा नीति भी थी, एक में खनन नीति हो जाएगी जो अभी वही है। 2002 में हमारे पास मिल जाएगा राज्य की मत्स्य नीति, मछली नीति। 2006 में पौधरोपण आ जाएगा, 666 को पौधरोपण नीति, और यहीं पर प्रथम खेल नीति भी आ जाएगी। आगे लोक भाषा गढ़वाली में सबसे उत्कृष्ट गीत काव्य प्रेमी पथिक के लेखक कौन है? तो ये आ जाएंगे तोता कृष्ण घेरोला। प्रेमी पथिक, इनकी रचना मिल जाएगी तात घनानंद, और एक आती रचना रंजन। तारादत्त घेरोला में सदैई हो जाएगा, फ्योली रोतेली हो जाएगा। साथ साथ में यहाँ पर गढ़वाली भड़वाड़तियों का अंग्रेजी अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद जिसको हम क्या पढ़ते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं आपके पास क्या मिल जाएगा, हिमालयन फोकलोर। तारादत्त घेरोला के मतलब तारादत्त घेरोला, और तारादत्त घेरोला के द्वारा इसको लिखा गया, ये मिल जाएगा। आगे चलेंगे फिलहाल इवर्सन कांड। इवर्सन कांड हुआ पौड़ी में। इवर्सन वो अधिकारी था जिसने 1928 में ब्रिटिश काल का अंतिम बंदोबस्त उत्तराखंड में हुआ था। 1928 में ये बंदोबस्त किया, और जब ये पौड़ी जाता है ना तो वहाँ पर इसका विरोध होता है, पत्थरबाजी वगैरह हो जाता है, पथराव हो जाता है इसके दल पर। तो तब इस घटना को यहाँ पर इवर्सन कांड कहा गया। 1930 हो जाएगा, और कहाँ पर होता, पौड़ी में आपको मिल जाएगा भाई। ठीक है, चल किस व्यक्ति को दुगड्डा को बसाने का श्रेय? तो दुगड्डा बसाया किसने? धनीराम मिश्र ने। कृपाराम मिश्र, ध्यान रखना है इसमें से क्या, संदेश और गणदेश नामक समाचार पत्र यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अगर राज्य में पनारपुंग बुग्याल, तो पनारपुंग लुइंटी, ये चमोली में हमने पिछले पेपर में शायद इनको जिक्र किया था। ठीक है, तो चमोली मिल जाएगा पनारपुंग लुइंटी वगैरह। एक सेट है कि कौन सा संघ सरकार की राजस्व प्राप्तियों का घटक नहीं है, कि राजस्व के अंतर्गत किसको नहीं रखा जाएगा, वो यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, देखो यहाँ पर निगमित कर भाई कर है, राजस्व है, सीधे सीधे लाभांश से लाभ वगैरह हो जाएगा। विनिवेश प्राप्तियाँ इसमें नहीं आएंगी, माने बाहर से कोई कंपनी आपका विनिवेश हुआ है तो वो इसका हिस्सा नहीं रहा जाएगा। निम्न में से कौन सा भाग महाराष्ट्र के पठार का हिस्सा है? बहुत आसान था, अगर आपको बस केवल इतना पता हो कि सेवराय की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, तमिलनाडु में, तो खत्म बात। बाकी तो ये वहीं मिल जाएंगी महाराष्ट्र में। बहुत बार क्वेश्चन आता है क्या, आपके पास आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी है जो केवल एक राज्य में स्थित है? आ जाएगी अरावली, विंध्याचल, अजंता, एलोरा,
या अजंता या फिर कुछ और आ जाएगा। खैर अजंता एलोरा दोनों महाराष्ट्र में, तो अजंता कई बार आता है क्वेश्चन कि एकमात्र जनपद में है। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना भारत भूटान के मध्य निर्मित है? तो 1 2 3 हो जाएगी यहाँ पर। संकोच तो संकोच नदी पर ही मिल जाएगी। ताला और चूखा की अगर हम बात करेंगे तो वांगछू नदी मिलती है, वांगछू नदी, ठीक है। 1 2 3 और बाकी शारदा और पंचेश्वर तो भारत और नेपाल के साथ मिल जाते हैं भाई, उत्तराखंड के साथ साथ। जिनमें से किस अधिनियम में केंद्रीय विधान परिषद की अध्यक्षता उपाध्यक्ष का पद उद्भव हुआ था? तो 1919 में। थोड़ा सा एक एक दो दो फैक्ट देख लेते हैं। 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन का वो हुआ था, शुभारंभ हुआ था। अंग्रेजों के मुस्लिम समाज के लिए क्या किया गया था? अलग से निर्वाचन की प्रणाली विकसित की गई थी। यहीं पर आपके पास क्या होता है कि जो भारत परिषद बनी थी 1858 में लंदन में, उस भारत परिषद में पहली बार 2 भारतीयों को शामिल किया गया था, सैयद हुसैन विलग्रामी और केसी गुप्ता हो जाएंगे। यहीं पर आपके पास और क्या मिलेगा कि जो कार्यकारिणी के सदस्य थे उनको बजट पर बहस के साथ साथ पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार यहाँ पर मिला था। 1935 से ज़्यादा कुछ नहीं, भारत को बर्मा से अलग कर दिया गया। वो भारत परिषद जो यहाँ पर गठित हुई थी उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। भारत सचिव का पद भी समाप्त होता है। प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। जबकि प्रांतों में द्वैध शासन आएगा तो तब 1919 से ठीक हो जाएगा। और केंद्र में 2 सदनों की व्यवस्था, वो भी 1919 से आ जाएगी। प्रत्यक्ष निर्वाचन 1919 में आ जाएगा। सांप्रदायिक निर्वाचन का और विकास करके भारतीय ईसाई सिख वगैरह से संबंधित, तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। महिलाओं का वोट का अधिकार भी यहीं पर है। 1935 में एक संघीय न्यायालय आता है, ध्यान रखना क्या, संघीय न्यायालय। एक तो वो आता है ना कि रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773 के बाद 1774 में एलिजाइम्पे के नेतृत्व में, वो सुप्रीम कोर्ट उसको नाम दिया गया। लेकिन ये संघीय न्यायालय जो है ना, ये 1937 का आता है, जहाँ पर क्या किसने, मॉरिस ग्वेयर ने क्या किया था, इसका प्रमुख मॉरिस ग्वेयर को चुना गया था। बाकी 1858 की बात करें तो शासन कहाँ चले गया, ब्रिटिश क्राउन के पास चले गया था। वहाँ पर भारत परिषद का गठन हुआ, यहीं पर कैग का पद का सृजन भी किया गया, बहुत सारी चीज़ें। यहीं पर बीओडी और बीओसी को समाप्त किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो तो व्यापार के लिए पहले से थी, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो कि 1784 में बना था, उसको भी यहाँ पर समाप्त कर दिया गया, ठीक है। चलो आगे है कि लोक लेखा समिति के तीसरा पेपर है जहाँ पर समितियों की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये था, पिछले पेपर शायद हमने डिस्कस किया था, सॉल्यूशन में इतना बताया था कि मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता कभी भी। सदस्यों के द्वारा निर्वाचन होगा वही आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होगा। कह के प्रतिवेदन की ये जांच करती है और अपनी जांच की रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपेगी। इस समिति का अध्यक्ष भी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा चुना जाएगा। 1921 में पहली बार इसका गठन होता है, ठीक है। प्राकलन की जुड़वा बहन कहा गया, भाई एक जैसे काम है सभी लगभग, और साल भर के लिए ये भी वो भी है। खैर प्राकलन में हमने देखा था केवल लोकसभा के 30 सदस्य शामिल होते हैं ना। 66 कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति की परीक्षण करती है, तो यहाँ पर हो जाएगा उत्प्रेषण। उत मतलब होता है ऊपर, प्रेषण मतलब होता भेजना। जब कोई न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को कहता है भाई कि लंबित मामलों को ऊपर भेजो, मतलब मेरे पास भेजो। अधिकार परीक्षा होती है किसी लोक पद पर बैठे अधिकारी की योग्यता की जांच लोक पद की योग्यता की जांच होती है। माना भी जैसे भर्ती वगैरह कुछ आपके दोस्त हुए, किसी ने आपको बता दिया गलती से, अरे तेरे भाई की सेटिंग है, तेरे भाई ने EWS बनाया था ना, फ्रॉड बना भाई मेरा, वो आधा ज़्यादा फ्रॉड ही बन रहे हैं, ठीक है। तो अगले बंदे को चुप गई बात, उसने डाल दी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, तो कोर्ट से ये अधिकार परीक्षा रेट जारी होगी कि इसके पद, इसकी जांच करो, क्या ये वैलिड है, उस पद पर बैठने लायक योग्य है या नहीं है। नहीं है तो हटाओ इसको फिर, है ना। परमादेश भी आपके पास क्या होता है, ये भी लोक पद से संबंधित है। लोक पद को अपना कर्तव्य पूरा करने का, कर्तव्य पूर्ण का आदेश देता है। माना आप कहीं पर कोई कार्य करवाने गए और कोई अधिकारी ने मना कर दिया, बहस हो गया, आपके बोला मैं नहीं कर रहा, जा चले जा, और आप सीधे सुप्रीम कोर्ट उस अधिकारी को ये बोलेगा ये तेरा कर्तव्य है तो ये करना पड़ेगा, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, जहाँ पर बंदी बनाए गए व्यक्ति को, जेल में भी अगर कोई व्यक्ति है उसके बाद उसको लगता है कि मुझे गलत तरीके से क्या किया गया, बंदी बनाया गया है, तो वो या उसका निकट संबंधी कोई क्या आ जाएगा, वो या उसका निकट संबंधी आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा या हाई कोर्ट जाएगा, तो कोर्ट की रिट जारी करेगा, इसको सामने लाओ, जरा क्या दिक्कत है भाई, इसको क्या क्या हुआ इसके साथ जरा बताइए मुझे, तब जाके आगे चीज़ों का डिसीजन लिया जाएगा, बोले ना। और एक लास्ट आती है और कौन सी, प्रतिषेध आती है। प्रतिषेध रिट भी न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के लिए जारी की जाती है। प्रतिषेध रिट की अगर हम बात करेंगे तो प्रतिषेध रिट होती है जो आपके पास क्या मिलती है कि जहां पर कोई न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर के मामले पर सुनवाई करने से रोक देता है।
अभी ये बहुत बार एग्जाम्पल मैं दे चुका हूँ कि उत्तराखंड में भी ये केस हुआ था। सबसे पहले हमने न्यूजीलैंड में एक माओरी जनजाति पढ़ी है, उसके आवास के निकट एक नदी है उनकी ये वांगनुई नदी। तो उन्होंने वांगनुई नदी को जीवित मानव का दर्जा दिला दिया। ठीक है भाई, देश भर की बात है, दिला दिया, ठीक है, अच्छी बात है। अब उत्तराखंड में भी ऐसे याचिका कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं, मतलब उत्तराखंड के हाई कोर्ट में जाती है। कहा गया कि भाई गंगा यमुना के संरक्षण के लिए इसको जीवित मानव का दर्जा दिया जाना चाहिए, और कोर्ट ने दे दिया। जब दे दिया तो फिर रिट जाती है सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट कहता है उत्तराखंड हाई कोर्ट को कि ना भाई, गंगा और यमुना केवल उत्तराखंड की नदियां नहीं हैं, वो और भी राज्य की नदियां हैं, लेकिन आपका क्षेत्र केवल उत्तराखंड तक है, तो उससे बाहर वाली चीज़ों पर आप कानून नहीं बना सकते। प्रतिषेध रिट जारी करके उस नियम को सीधे सीधे क्या कर दिया गया, रोक दिया गया। चलिए भाई, आगे है कि यहाँ पर विचार करना था, तो विचार करने की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो विचार करके हमें मिला कि इसका आंसर है पहला वाला। अब यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी है, संसपलग। संसपलग, पलग मतलब लाइट का प्लग होता है ना, जो उसी पलग से याद रखना, संसपलग। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये पंथ निरपेक्ष ही धर्म निरपेक्ष है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं, हमारे पास निम्नलिखित में से कौन हंटर कमेटी का भारतीय सदस्य नहीं था। तो भाई भारतीय सदस्य इसमें मदन मोहन मालवीय हंटर कमेटी का नहीं सदस्य था। जलियांवाला बाग होता है, उसके बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा जांच पड़ताल के लिए एक समिति का गठन किया जाता है हंटर की अध्यक्षता में। तो उसमें चिमनलाल सीतलवाड़ था, साहबजादा सुल्तान और जगत नारायण, ये 3 भारतीय थे। लेकिन कांग्रेस के द्वारा भी अपनी तहकीकात समिति, कांग्रेस के द्वारा भी तहकीकात समिति का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष बनाया गया मदन मोहन मालवीय को। इनके साथ साथ फिर यहाँ पर आपका गांधी जी थे, यहाँ पर मोतीलाल नेहरू आ जाते हैं, CR दास यहाँ पर थे, ठीक है, और साथ साथ में यहाँ पर आपके पास और क्या नाम मिलता है, बदरुद्दीन तैयब जी का भी नाम मिलता है। तो ये लोग यहाँ पर आपका शामिल थे जिन्होंने तहकीकात कमेटी बनाई थी उसी चीज़ के लिए। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी, थोड़ा साइंस की ओर चले गए थे, है ना, हेनरी कैवेंडिश, इसके द्वारा ये दिया गया है। और बाकी तो देखो साइंस की चीज़ें हैं, तो आगे जैसा होगा तो देख लेंगे। फिलहाल ही भूगोल में भी आता है वैसे तो अगर देखा जाए। भारतीय संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस संबंध में ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से भिन्न है, यानी इनमें से कौन सी एक ऐसी चीज़ है कि जो दोनों में नहीं है। तो ये 4th वाला न्यायिक पुनरावलोकन। हाँ, ये भारत और USA, क्योंकि अमेरिका से ही न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आता है कि न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली किस देश में लागू है, भारत में, अमेरिका में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं, बहुत बार आ चुका है, ठीक है। चल आगे है कि भारत के उपमहाद्वीप में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों द्वारा प्रायः प्रभावित क्षेत्र है। तो ये आ जाएगा आपके पास कौन सा, कोरोमंडल क्षेत्र। कोरोमंडल कौन सा, पूर्वी या पश्चिमी। देखो हमारे पास माना ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, जो आपका इधर क्या बोलते हैं कि गुजरात से लेकर आपका गोवा तक जो बनाएगा, थोड़ा ऊपर हो गया गोवा चल जाएगा ना, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कौन सा, कोंकण तट। फिर गोवा से लेकर आपके पास मंगलुरु तक आता है केनरा का तट या कन्नड़ तट इसको कहा जाता है। मंगलुरु से कन्याकुमारी की बात करेंगे तो यहाँ पर बीच में आ जाएगा आपके पास मालाबार। तो जब यहाँ मालाबार है तो कोरोमंडल यहाँ हो जाएगा, ठीक है। कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के डेल्टा तक क्या आ जाएगा, कोरोमंडल आ जाएगा। कृष्णा से गोदावरी के डेल्टा तक आपके पास यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाता गोलकुंडा का तट, गोलकुंडा। और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, उत्तरी सरकार इसको कहा जाता है, उससे ऊपर, गोदावरी से ऊपर, ठीक है। चल आगे रक्त वर्षा के लिए उत्तरदायी पवन, तो ये सिराको। कई बार हमने सिराको के बारे में पढ़ा है कि सिराको क्या है, कि सिराको सहारा मरुस्थल से ऊपर जाती है, उत्तर में फिर भूमध्य सागर मिलता है बीच में। सहारा मरुस्थल से रेत अपने साथ ले गई, भूमध्य सागर से जलवाष्प इकट्ठी कर दी, और फिर जाके उत्तरी तट पर इटली में बारिश कर दी। उस बारिश के साथ साथ, बारिश तो आई साथ साथ में सहारा मरुस्थल की लाल रेत भी नीचे गिर रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रक्त की वर्षा हो रही हो। हारमटन ये भी सहारा से वापस गिनी तट पे जाती है, और यहाँ पर जो है पर्यटकों को गर्मी वगैरह से राहत देने का काम करती है। तो इसको क्या कहा गया, डॉक्टर विंड कहा गया है, ठीक है। सिमूम मिल जाएगी, तो सिमूम की अगर हम बात करेंगे तो ये भी आपका अरब मरुस्थल या अरब और सहारा से संबंधित मिल जाएगी भाई। आगे है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत का स्थान, भारत का 99वां स्थान है। और भारत का जो यहाँ पर आपके पास जो भारत को जो नंबर मिले हैं 67 मिले हैं।
ये वैश्विक वाला है, ध्यान रखना। अगर आपके पास आता है कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो तब उत्तराखंड और केरल मिल जाएगा। दोनों को 79 नंबर मिले हैं 100 में से। 70 भारत में प्रथम वंदे मेट्रो ट्रेन, अच्छा ये वंदे भारत एक्सप्रेस की नहीं बात कर रहा है, वंदे मेट्रो ट्रेन की बात कर रहा है। तो अहमदाबाद एवं भुज के मध्य ये सितंबर 2024 में शुरू हुई है। निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम के पश्चात दिहांग नदी का नाम ब्रह्म, जब दिहांग में लोहित नदी मिल जाती है ना, ऑप्शन नंबर 4 दिवांग वही है, ठीक है, तो तब ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है। अगर हम बात करेंगे तो तिब्बत क्षेत्र में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र को। फिर ब्रह्मपुत्र जो है, जो असम हिमालय में हमारे पास नामचा बरुआ मिलता है ना, तो नामचा बरुआ से यू टर्न लेके आ जाती है, यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, और भारत में अरुणाचल में इसको कहा जाता है दिहांग, और फिर आगे जाके हो जाएगी ब्रह्मपुत्र। अगला है यहाँ पर, देखो आपको क्या क्या पता था। मुझे पता है कि आपको कम से कम ये तो पता था 1 जनवरी 1995 को WTO आता है गेट की जगह पर, ठीक है। तो देखो एकमात्र से आंसर हो जा रहा था, ऑप्शन नंबर 2। अब अंगटार 64 के साथ जोड़ दो, फिर आ जाएगा आसियान 67 में, दक्षिण यानी सार्क आ जाएगा 1985। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर इसका आंसर मिल जाता है। आगे चलते हैं, हमारे पास आता है कि अभिलेखों में कौन सा शासक से संबंधित नहीं, तो पहला ये मंदसौर। अच्छा मंदसौर 2 लेखकों का था, ध्यान रखना। मंदसौर एक तो कुमारगुप्त प्रथम का मिल जाएगा, कुमारगुप्त प्रथम का जो था वो वत्स भट्टी के द्वारा लिखा गया है, और इसमें जो है रेशम बुनकरों का उल्लेख मिलता है। दूसरा जो मंदसौर नाम से मिलता है वो मिलता क्या, यशोधर्मन, यशोवर्धन वही है सब, ठीक है। इसका जो लेखक था वो था वासुल, और जो लेख है इसमें मिलता है, जो इसमें चीज़ मिलती है, चीज़ मतलब जो उल्लेख मिलता है वो मिहिरकुल पर, मिहिरकुल मिहिर भोजी है, ठीक है। मिहिरकुल पर विजय, ये मिहिरकुल कौन था, होण शासक था, इस पर विजय प्राप्त करने का उल्लेख दिया गया। अच्छा गौतमी पुत्र सातकर्णी की अगर हम बात करेंगे तो गौतमी पुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख है, जो इसकी माता गौतमी बलश्री के द्वारा लिखा गया, और इसके विजयों का वर्णन उसमें है। ग्वालियर मिहिर भोज का हो जाएगा, हाथी गुम्फा जिसमें भारत का अभिलेख मिला है, भारतवर्ष का घारवेल का, और एहोल हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय का। पिछले पेपर में पढ़ा है ना। इस एहोल अभिलेख में नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित करने का उल्लेख है, जहां पर पुलकेशिन द्वितीय ने खुद को दक्षिणापथेश्वर और हर्षवर्धन को सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि से भी नवाजा है। पिछले पेपर में था ना ये सब। कौन सा अकबर द्वारा जारी किया गया सोने का सिक्का नहीं था, चंदन तो कोई सिक्का ही नहीं था, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। ध्यान रखना बहुत ही विशेष रूप से, केवल अगर अकबर काल की बात की जाए कि अकबर कालीन सबसे बड़ा सोने का सिक्का संसब, अकबर कालीन सबसे ज़्यादा प्रचलित सिक्का था इलाही, ठीक है। लेकिन सब मुगल काल का सबसे प्रचलित सिक्का मुहर था, ठीक है। अच्छा मुगल कालीन अर्थव्यवस्था के आधार की बात करेंगे तो रुपये का था, चांदी का जो शेरशाह के द्वारा शुरू किया गया था, और दैनिक लेन देन में जो प्रयोग किया जाता वो था कौन, दाम। अकबर के द्वारा सिक्कों पर राम सीता की आकृति भी बनाई गई है, तो वो भी उल्लेख मिल जाता है। आगे आते हैं कि घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे सारा मैसूर राज्य से संबंधित आपके पास चीज़ें मिल जाती हैं। सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 मद्रास की संधि होती है। मद्रास की संधि की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो मद्रास की संधि आ जाएगी आपका कब, 1769 में, ठीक है। फिर जो प्रथम युद्ध के बाद थी, द्वितीय युद्ध के बाद मंगलोर की संधि मिल जाएगी 1784 में। फिर श्रीरंगपट्टनम की संधि मिल जाएगी 1792 में, और टीपू सुल्तान की मृत्यु आ जाएगी 1799 में। तो अब सीक्वेंस से लगा लो, तो इसको पहले 3 आ रहा है, 2 3 2 4 1 3 2 3 2 4 1, ऑप्शन नंबर 4 इसका यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। हमने देखा ना कि हैदर अली सबसे पहले युद्ध लड़ता है, यहाँ पर टीपू सुल्तान ने हैदर अली में मरा था 82 में, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि किस शासक ने शुरुआती युद्धों में अंग्रेजों को पराजित किया था, तो आपके पास क्या आ जाएगा, हैदर अली आंसर मिल जाएगा। उसके बाद जो है द्वितीय युद्ध में हैदर अली का देहांत हो जाएगा, फिर टीपू सुल्तान आ जाता है। टीपू सुल्तान से क्वेश्चन आते हैं कि भाई श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा था, जैकोबिन क्लब का सदस्य बना है ये आपके पास टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने विदेशों में दूतावास स्थापित किए थे सैनिक सहायता के लिए, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या को होता है, बिल्कुल होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण अधिकतम 7.5 मिनट
पूर्ण सूर्य ग्रहण की बात की गई है तो 7.5 मिनट तक रहता है, तो केवल एक इसका सही है, बात खत्म। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय हमें कुछ घटनाएं दिखती हैं। एक तो हो जाएगा हमारे पास सूर्य का किरीट यानी सूर्य का मुखौटा जो होता है, जिसको कोरोना कहा जाता है, ठीक है। और एक आता है डायमंड रिंग की संकल्पना। जब सूरज पूरा ढक जाता तो ऐसे पूरा डार्क सर्कल दिखता है और बाहर से हल्का जो राउंड शेप दिखता है ना, प्रकाश का रिंग दिखता है। और जब सूरज एक तरफ से बाहर आना होता है या पृथ्वी खिसकती है तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा चमकने लगता है एक साइड में, तो डायमंड रिंग भी इसको कहा जाता है, वो भी पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय। अभी लॉकडाउन में जरूर आप लोगों ने देखा होगा। कौन सा कथन गियासुद्दीन तुगलक के संबंध में सही है? गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था और सिंचाई हेतु सबसे पहले नहर निर्माण किया, जबकि वास्तविक नहर निर्माता फिरोज शाह तुगलक था। सर्व कर FST फिरोज शाह तुगलक, या इसको हक ए सर्व भी कहा गया। हिसार जौनपुर आदि नगर की स्थापना भी FST के द्वारा। तो 1, 2 इसमें आंसर हो जाएगा जो सही है, बाकी तो 3, 4 फिरोज शाह तुगलक वाले हैं। फिरोज शाह तुगलक के समय मिलता है कि इसने 24 कष्टदायी करों को समाप्त किया था और 4 कर रखे थे, और उसके बाद ही हक ए सर्व आ जाता है जो सिंचाई कर वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, जौनपुर नगर आएगा तो फिरोज शाह तुगलक, स्वतंत्र जौनपुर राज्य आएगा तो मलिक सरवर के द्वारा इस राज्य की स्थापना की गई है। वहीं अगर हम बात करें गाजी की उपाधि की, बाद में गाजी की उपाधि बहलोल लोदी ने भी की थी। लोदी वंश पता है ना, भारत में प्रथम अफगान वंश मिलता है, तो बहलोल लोदी का भी यहाँ पर जिक्र मिलता है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि बाबर ने किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी, तो तब आपको आंसर आ जाएगा खानवा का युद्ध। 82 भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय 2019 में NSO और CSO को कंबाइंड करके NSO बनाया गया है, तो इसके द्वारा मिल जाएगा, ठीक है। RBI के द्वारा मौद्रिक नीति पिछले पेपर में देखा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ लिख देना, बेरोजगारी। बेरोजगारी के आंकड़े भी यही जारी करता है, ध्यान रखना। जबकि गरीबी रेखा कौन? नीति आयोग। आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय करता है ना। किसान कॉल सेंटर की शुरुआत यहाँ पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा की गई है। 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर हुआ, बिल्कुल हुआ, लेकिन ये 2023 होगा, 24 नहीं, ठीक है। और अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष हैं, तो इसमें केवल दूसरा था जो सही था, पहला वाला बिल्कुल गलत। वही अरविंद पनगड़िया जो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष भी रहे, सभी को पता है ना। अगला है भाई कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना, सिडबी की स्थापना की बात कर रहे हैं, 2 अप्रैल 1990 को हो जाएगा। अगर हम 1954 की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके पास मिल जाएगा लघु उद्योग विकास संगठन, लघु उद्योग विकास संगठन आ जाएगा, यानी सिडो। तो सिडो की स्थापना मिल जाएगी 1954 में, ठीक है। चलो भाई, तो फिलहाल ये इसमें सॉल्यूशन था। उम्मीद है जो कुछ डाउट रहे होंगे अब नहीं होंगे इसके बाद, ठीक है। तो फटाफट से एक ही वीडियो में निपटा दिया। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में अगले पेपर के सॉल्यूशन के साथ। जीएस के टारगेट टेस्ट शुरू हो चुके हैं भाई, उन पे विशेष गौर करना है। अगर वहाँ पर नहीं कर पाओगे तो बहुत गलत बात हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे अगले पेपर के सॉल्यूशन में। धन्यवाद।